सभी का हमारे YouTube चैनल ए विलेज टीचर पर स्वागत है। और मैं हूँ यशके त्रिपाठी। आपको अंग्रेजी भाषा क्योंकि समुद्र में से कुछ बूंदें ज्ञान के रूप में आपको प्रदान कर रहा हूँ। आज हमें इंटरमीडिएट के पोएट्री की एक प्रसिद्ध कविता जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, इसके बारे में हमें जानकारी देना है। तो सबसे पहले हम कविता के बारे में जानकारी देंगे, कविता का अर्थ बताएंगे। उसके बाद में इस कविता के जो कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनके बारे में जानकारी देंगे। इतनी सारी चीज़ों के लिए हो सकता है ये वीडियो कई पार्ट में चले जाएं, आपको सारे वीडियोस देखने हैं और इस कविता पर बनाए गए सभी वीडियोस का आपको मूल्यांकन इवेल्युएशन करना है। तो आइए देखते हैं जो हमने बोर्ड पे कविता का नाम डाला हुआ है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसका समझिए कविता भी लिखी हुई है, लेकिन हो सकता है इस वीडियो में कविता ये पूरी ना हो पाए। इसका पहले तो हम कविता का एप्रिसिएशन और उसका सारांश समझाएंगे, कविता की भावनाएं क्या है। तो स्टॉपिंग में रुकना होता है, स्टॉपिंग रुकना, ये जीरंड है, बाई प्रीपोजिशन है, वुड्स जंगल वो नाउन है, ऑन ए स्नोवी इवनिंग ऑन प्रीपोजिशन है, ए इंडेफिनिट आर्टिकल है, एक स्नोवी बर्फीला एडजेक्टिव है, इवनिंग शाम वो नाउन है। और ए स्नोवी इवनिंग एक बर्फीली शाम को स्टॉपिंग बाई वुड्स जंगलों के पास में रुकना है। मीनिंग में विभिन्न अर्थ बन जाते हैं भाई माने द्वारा, लेकिन भाई माने पास भी होता है। वुड माने तो लकड़ी होता है, लेकिन वुड में यह जुड़ता है तो ऐसे ही वुड्स माने जंगल हो जाता है। जैसे गुड माने अच्छा होता है, गुड में यह जोड़ दे, गुड माने सामान होता है। ऐसे बहुत अर्थ बदलते। वाटर माने पानी होता है, वाटर्स माने लहरें हो जाता है। तो स्टॉपिंग बाय वुड्स जंगलों के पास में रुकना, और स्नोवी इवनिंग एक बर्फीली शाम को जंगलों के पास में रुकना। अब वुड्स माने भी जंगल होता है और फॉरेस्ट माने भी जंगल होता है। तो समझना ये है कि दोनों में फर्क क्या है। तो फॉरेस्ट तो वो होते हैं जहाँ बहुत घने वृक्ष होते हैं, सदाबहार वन, उनको वन कहते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट, ऐसे डेसिडुअस फॉरेस्ट, पर्णपाती वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो वो तो फॉरेस्ट होते हैं। लेकिन वुड्स क्या है, बहुत मनोरम, बहुत सुहावने, दूर दूर वृक्ष होते हैं, बीच में बढ़िया घास होती है, फूल खिले हुए। तो ये वुड्स घूमने लायक जगह है। तो यही वुड्स और फॉरेस्ट में डिफरेंस है। तो कविता का शीर्षक है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, एक बर्फीली शाम को जंगलों के पास में रुकना। और उसके कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनका पूरा नाम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, LEE, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। कवि के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। तो इस कविता में तो अभी कविता का अप्रिसिएशन, उसका क्या है, भावना है, क्या सारांश है, वो बताएंगे। तो पहले तो कविता का परिचय दे रहा हूँ कि 20वीं सदी में लिखी गई सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक कविता है ये स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। इसको 1922 में लिखा गया था और इसका प्रकाशन 1923 में हुआ था। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक प्रसिद्ध वॉल्यूम यानी कविता संग्रह न्यू हैम्पशायर नामक से प्रकाशित हुआ था 1923 में, उसी में ये कविता पहली बार प्रकाशित हुई थी। ये कविता इतनी ज्यादा लोकप्रिय हुई कि आज भी इसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये कविता बेहद पसंद थी। वे अक्सर इसे गुनगुनाया करते थे। और नेहरू जी की जब मृत्यु हुई तो उनके डेस्क पर इस कविता की अंतिम 4 पंक्तियां उनके हाथों की लिखी हुई, नेहरू जी के हाथों की लिखी उनके डेस्क पर मिली थी। वो ये लाइनें हैं, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो आइए जानते इस कविता में सांसारिक सुंदरताओं और आकर्षणों से ज्यादा व्यक्ति के जीवन के जो फर्ज और महत्व जिम्मेदारियां हैं उनको ज्यादा महत्व दिया गया है। यही इस कविता की मुख्य शिक्षा है। इस कविता में विभिन्न अलंकार भी है, जैसे इमेजरी है, रिशोनेंट है, रेपिटेशन है, ये अलंकार भी है। और इस कविता की जो रिदम है, लय,
वो बहुत अच्छी है। मैं लय बता रहा हूँ किस प्रकार से कविता चलती है, इसकी रिदम। तो इसकी लय है ऐसे, नो दो स्नो, एक जैसा है, लेकिन बीच में ये हियर अलग है। वो एक जैसा तो उसको ए में काउंट कर लिया, ए ए ए। अब बीच में वो बी, तो ए ए बी ए बोला गया, ए ए बी ए वाली धुन चली उसमें, क्योंकि ये नो और दो और सुनो एक जैसा उच्चारण है, तो उसको ए में काउंट कर लिया और हियर थोड़ा हट के आया है, तो ए ए बी ए। फिर जो यहाँ बी आया हियर, वो जैसा यहाँ है, तो बी बी सी बी, बी बी सी बी, क्लियर नियर ईयर एक जैसा है, लेकिन यहाँ अलग है, तो इसको अगले लेटर सी में काउंट कर दिया। ए बी ए बी बी सी बी, ऐसा क्लियर ईयर, क्लियर नियर ईयर, ये बी में हो गया और लेक उसको सी में काउंट कर दिया। अब सी सी डी सी, वो कैसे, जो यहाँ सी था लेक, वो जैसा यहाँ क्या चल रहा, सेक मिस्टेक फ्लेक, वो एक जैसा आ रहा। एक नया है सी, वो डी में चला गया, सी सी डी सी काउंटिंग हो गई इसकी। अब जो डी सी पाया है, इसको डी हमने नाम दिया है, यहाँ पे उच्चारों में वही है, डीप जैसा है, वो सीट जैसा। डीप है, कीप है, स्लीप है, स्लीप है, डी 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 डी। तो कविता की लय योजना क्या है, रिदम स्कीम, ए बी बी सी बी और सी सी डी सी और डी 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 डी, ये रिदम चली हुई है। तो ये वैसे अर्थ के लिए, लेकिन थोड़ा सा हमने जानकारी दी कविता के बारे में। अब आइए कविता का थोड़ा सारा समझते हैं कि एक नवयुवक एक लंबी यात्रा पे निकला हुआ है और रास्ते में उसको जंगल मिलते हैं, सुहावने जंगल रूट्स, और जंगलों की इतनी सुंदरता है कि वहाँ मौसम जो है वो भी बहुत सुंदर है। जैसे जाड़े का मौसम है, शाम का समय, अंधेला छा रहा है, बर्फ गिर रही है। वैसे तो मौसम सारे अच्छे होते हैं, जैसे सुबह का भी, रात का भी, शाम का भी, दोपहर का भी। क्यों? अरे कवियों ने हर मौसम पे कविता लिखी है। हरिन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय ने नून पे कविता लिखी है, दोपहर पर। तो व्यक्ति जब खुश है, सारे मौसम अच्छे लगते, सारी जगह, चाहे वो जंगली इलाके हो या समुद्री क्षेत्र हो, समुद्र हो या रेगिस्तान हो या पहाड़ियां हो, सब अच्छे हैं। तो यहाँ तो इसमें वुड्स जंगलों का वर्णन किया गया है, बर्फ झड़ रही है, वहाँ इतनी ठंडक है कि झील जम चुकी है, ये सारा वर्णन है। तो शुरू के तीन स्टैंजा में कवि आकर्षित है, उस रुक करके अपनी यात्रा को रोक करके वन जंगलों की सुंदरता को देखने के लिए बहुत लालायित है। लेकिन अंतिम स्टैंजा में उसे अपना कर्तव्य बोध होता है, तो इन आकर्षणों को छोड़ करके वो अपनी यात्रा पे आगे बढ़ जाना चाहता है और अपने जो जीवन में किए गए वायदों को पूरा करता है। यहाँ जो ये वन बताए गए हैं वो शांति और सुंदरता के प्रतीक हैं। जो वन है वहाँ शांति है, सुंदरता है। जीवन में तो कोलाहल है, लेकिन शांति और